जिन्होंने भूरे भाई उर्फ चाचा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी फोटो लगाकर हवन किया था, मंदिरों में माल्यार्पण किया था, मिठाइयां बांटी थी, उन्होंने कहा था कि अब तो ट्रंप आ चुका है, अब तो भारत का भाग्य चमक जाएगा, मोदी जी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। उन्हें शायद अब समझ आ गया होगा कि चाचा का असली चेहरा क्या है, क्योंकि अब भूरे भाई उर्फ चाचा ट्रंप, जिन्होंने भारत के लिए प्रेम की झड़ी लगाई थी, उन्होंने भारत पर सीधे सीधे 50% टैरिफ ठोक दिया है। 25% पहले कहा और 24 घंटे में दूसरा 25% भी चिपका दिया, और भारत सरकार नाम तक नहीं लिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई सीधा जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री चुप, वित्त मंत्री व्यस्त और विदेश मंत्रालय एक प्रेस नोट छोड़कर गायब। और भक्तगण वो तो अभी भी डिलेमा में है। दीपावली आने वाली है, झालरों का बहिष्कार करेंगे या मोदी जी के चीनी दौरे की सफलता का स्वागत करेंगे। मोदी जी तो अब चीनी चाय पीने जा रहे हैं, शायद वहीं से झालर का एक नया कलेक्शन भी ले आए। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप के इस नए झटके से भारत की क्या हालत होगी। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर टिकी है। इसे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल कहते हैं। यह मॉडल 90 के दशक से लागू है। नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, वाजपेयी और मोदी सब ने इस मॉडल को अपनाया। यानी भारत की कमाई, तरक्की, बाजार, रोजगार सब इस बात पर निर्भर है कि हम दुनिया को कितना माल बेच पाते हैं। अब ट्रंप ने जो किया है उसका मतलब है कि अगर भारत 100 रुपए का सामान अमेरिका भेज रहा है तो उस पर अब 50 रुपए का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाएगा। यानी वही सामान अमेरिका के बाजार में 150 रुपए का पड़ेगा। और यह समझने के लिए कोई अर्थशास्त्री होना जरूरी नहीं है कि अमेरिकी ग्राहक 100 रुपए वाला सामान 150 में नहीं खरीदेंगे। और यह सिर्फ गणित नहीं है, यह भारत के उद्योगों की धड़कन है। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, फार्म सेक्टर, स्टील, हर चीज अब मुश्किल है। ऊपर से टीसीएस ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। जो मंदी दरवाजे पर थी वो अब ड्राइंग रूम में बैठ गई है। अब जरा बात करते हैं भक्त लोगों की। उन्होंने सोचा था कि अब ट्रंप जीत चुका है, तो जीतने के बाद उन्हें यह लगा कि अब अमेरिका भारत को दहेज में टेक्नोलॉजी, डॉलर और नौकरी देगा। वो लोग अब वही ट्रंप के टैक्स को रणनीतिक करुणा बता रहे हैं। एक भक्त ने तो यह तक कह दिया कि टैक्स इसलिए लगाया गया ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। वाह, अब तो ट्रंप भी आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। और जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो सिर्फ टैक्स का नहीं है। बिहार में 65 लाख वोट कट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया है ये 65 लाख कौन है जिसकी पहचान गायब हो गई है, और देश में कोई जवाबदेही नहीं है, न सरकार न विपक्ष। ये एक ऐसा दौर है जहां देश की विदेश नीति ट्रंप की फोटो से शुरू होती है और एक प्रेस नोट पर खत्म हो जाती है, और अंदरूनी लोकतंत्र वो ईवीएम की चुप्पी में कहीं खो गया है। लेकिन आप चुप मत रहिए, क्योंकि अब जो बोलता है वही बचता है। बाकी सबको टैक्स लगा के चुप करा दिया जाता है। आवाज पर, रोजगार पर, उम्मीदों पर। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव अब एक गंभीर मोड़ ले चुका है। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जब भारत से अमेरिका को जाने वाला 150 रुपए का माल महंगा होकर 200 रुपए में पहुंचेगा, तो अमेरिका की आयात उस माल को या तो कम खरीदेगी या पूरी तरह से बंद कर देगी। कुछ समय तक बाजार में गड़बड़ी रहेगी, लेकिन अमेरिका जैसी महाशक्ति के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं होती है। वो तुरंत किसी दूसरे देश से वैसा ही माल मंगवाने लगेंगे और भारत का हिस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भारत में इसका असर गहरा और पीड़ादायक होगा। जिन फैक्ट्रियों में यह सामान बनता था उनका उत्पाद घटेगा, कुछ फैक्ट्रियां बंद होंगी। भारत में इसका असर गहरा और पीड़ादायक होगा। जिन फैक्ट्रियों में यह सामान बनता था उनका उत्पादन घटेगा, कुछ फैक्ट्रियां बंद होंगी, कुछ अल्लाह अकबर। भारत में इसका असर गहरा और पीड़ादायक होगा। जिन फैक्ट्रियों में यह सामान बनता था उनका उत्पादन घटेगा, कुछ फैक्ट्रियां बंद होंगी, कुछ अपनी क्षमता से सीधी या उससे भी कम काम करेंगी। मशीनें जो चल रही थी अब खड़ी हो जाएंगी, और जब मशीनें खड़ी होंगी तो मजदूर खड़े हो जाएंगे। उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उन्हें ले ऑफ किया जाएगा। जैसे अभी हाल ही में टीसीएस ने 12,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। उन्होंने वजह बताई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी पहले से ही एआई जैसी टेक्नोलॉजी भारत के रोजगार पर कहर बरपा चुकी है, और अब ट्रंप का टैरिफ उस जख्म पर नमक की तरह काम कर रहा है। उत्पादन घटेगा, मांग नहीं होगी, माल बिकेगा नहीं, फैक्ट्रियों की आमदनी गिरेगी, मालिक नुकसान में होगा, और ये मालिक या तो अपने
अपने धंधे समेटेगा और देश छोड़कर चला जाएगा। यानी भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो कागजों पर तो बड़ी बड़ी है वो इस्तेमाल ही नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक उपजाऊ जमीन पर सिर्फ 25% बीज बो दिया जाए तो जमीन की पूरी ताकत का उपयोग ही नहीं होगा। फैक्ट्रियों की यही हालत होगी। अब सरकार के समर्थक और दरबारी अर्थशास्त्री कहेंगे कि यह आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है, लेकिन आत्मनिर्भरता कोई एक साल का प्रोजेक्ट नहीं है, उसमें दशकों लगते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और उस दौरान ये पीढ़ी जो आज बेरोजगार हो रही है, जो रोज नई छटनी झेल रही है, वो किसके पास जाएगी? मोदी जी को वोट देने वाली ये पीढ़ी ट्रंप की टैरिफ की मार खुद झेल रही है, लेकिन सरकार है कि सिर्फ बयानों और प्रेस नोट से जवाब दे रही है। भूरा भाई उर्फ ट्रंप एक तरफ तो मोदी को दोस्त कहते हैं, दूसरी तरफ 25% टैरिफ लगा देते हैं और ये नई टैरिफ की धमकी देने से भी नहीं चूकते। भारतीय विदेश मंत्रालय एक ठंडा सा प्रेस स्टेटमेंट जारी करता है और समर्थक उसमें ही ऊर्जा खोजने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की सरकार अमेरिका के साथ इस टकराव को हल करने में नाकाम रही है। वो सिर्फ दोस्ती की तस्वीरों में उलझी रही और व्यापारिक हितों की रक्षा करना भूल गई। अब नई चाल चली जा रही है। मोदी जी चाइना जा रहे हैं, संदेश दिया जा रहा है कि हम ट्रंप को छोड़कर चीन से दोस्ती करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन से दोस्ती करने से सब ठीक हो जाएगा? क्या चीन अपनी सीमा पर बनाए गए स्ट्रक्चर, अपनी काउंटियों को समतल कर देगा? क्या गलवान में चीन अपनी मौजूदगी खत्म कर देगा? व्यापारिक समझौते तस्वीरों से नहीं होते हैं और ना ही रोजगार प्रेस कॉन्फ्रेंसों से पैदा होते हैं। भारत को अब कठोर निर्णय लेने होंगे, लेकिन मौजूदा हालात में जब अमेरिका झटका दे चुका है और चीन से भी ठोस भरोसे की उम्मीद नहीं है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता बहुत कठिन और धुंधला दिखाई दे रहा है। रोजगार गिरेंगे, निवेश घटेगा और विकास के सारे दावे खोखले साबित होंगे। और शायद 2029 नहीं बल्कि 2089 तक भी आत्मनिर्भरता सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की चालबाजियां अब सिर्फ जमीनी नहीं रही हैं, वो नामों की जुबानी जंग पर उतर आया है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदल दिए हैं। जी हाँ, बाकायदा उनकी सरकारी वेबसाइट पर इन नामों की लिस्ट डाली गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2017, फिर 2021 और अब 2024 में नाम बदलने का ये सिलसिला लगातार जारी है। चीन बार बार यही कहता है कि अरुणाचल दक्षिण तिब्बत है, यानी चीन का हिस्सा है। भारत सरकार इस पर जवाब जरूर देती है और हर बार कहती है अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिन 29 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पहले भारतीय सेना बेरोक टोक जाती थी, अब वहां सेना नहीं जा पा रही है और ना ही उनको जाने दिया जा रहा है। अंदर खाने ये भी चर्चा है कि सरकार ने सेना को मौखिक निर्देश दे रखे हैं कि टकराव मत लो, झगड़ा मत बढ़ाओ, यानी अपने ही क्षेत्र में हम नो एंट्री में फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जमीनी दावे कमजोर हो रहे हों तो क्या नाम बदलने से चीन का दावा मजबूत हो जाएगा या फिर भारत की चुप्पी कहीं और झुकने की तैयारी में है? लेकिन अब नीति आयोग की सिफारिश है कि चीन को भारतीय कंपनियों में 24% तक का स्वामित्व अधिकार दिया जाए। यानी जो देश नाम बदल बदल कर हमारी जमीन पर दावा कर रहा है, उसी देश को हम अपने व्यापार में हिस्सेदार बना रहे हैं। यानी चीन न अब सिर्फ मानचित्र बदल रहा है बल्कि भारत का बिजनेस पार्टनर भी बन रहा है। और इधर दिवाली आने वाली है तो लोग फिर से चीन की झालियों का बहिष्कार करेंगे, ट्विटर में बायकॉट चाइना ट्रेंड कराएंगे, लेकिन उधर खुद प्रधानमंत्री चीन की सैर करेंगे। अब आम जनता करे तो करे क्या? सिवाय बहिष्कार के उनके पास कुछ बचता नहीं है। अरे आप स्वदेशी अपनाओ, लेकिन मैं तो विदेशी चश्मा लगाऊंगा, विदेशी फोन से ट्वीट करूंगा और विदेशी कार में बैठकर चीन चला जाऊंगा। मतलब स्वदेशी का बोझ जनता के कंधों पर और विदेशी सुख सत्ता की गलियारों में। और हाँ, हमारे देश के कुछ भक्तगण जो हर साल चाइनीज झालरों को फूंक कर राख कर देते हैं, वो भी अभी सोच में पड़ गए हैं। बेचारे अब यही पूछ रहे हैं कि भाई साहब झालर जलाएं या फिर मोदी जी की यात्रा की सफलता के लिए दीप जलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भारत सरकार खुद झालर सप्लाई कर दे और कहे मेक इन चाइना फॉर आत्मनिर्भर भारत। वैसे एक बात समझ नहीं आती है कि जब मोदी जी ने 3 दिन पहले देश से स्वदेशी अपनाने की अपील की थी, तो क्या खुद पर यह अपील लागू नहीं होती है? क्या वो चश्मा, वो घड़ी, वो महंगी कारें स्वदेशी हैं या स्वदेशी सिर्फ भाषणों में जपने वाला एक मंत्र है? अगर मोदी जी ने भी ये कसम खा ली होती कि आज से मैं भी स्वदेशी अपनाऊंगा, तो शायद जनता को थोड़ी प्रेरणा मिल जाती। लेकिन क्या करें, देशभक्ति सिर्फ आम आदमी से ही मांगी जाती है। जब ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था तो राहुल गांधी ने सहमति जता दी थी। लोगों ने शोर मचाया कि देखो देखो राहुल गांधी ट्रंप का साथ हो गया है। लेकिन 2 दिन पहले वही राहुल गांधी संसद
में गरज रहे थे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब बताइए, कोई ट्रंप के खिलाफ बोले तो गद्दार, साथ बोले तो बिकाऊ, चुप रहे तो डरपोक। वैसे मोदी जी चाहे तो ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, लेकिन शायद वो भी सोचते हैं चाचा ट्रंप उर्फ भूरे भाई नाराज ना हो जाए तो कहीं फिर से टैरिफ ना बढ़ा दें। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है और इसके 5 कारण गिनाए। अडानी मोदी की जोड़ी, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स, असेंबल इन इंडिया की विफलता, एमएसएमई सेक्टर की तबाही और किसानों की टूटती कमर। अब इन 5 पर सरकार अगर सहमति जताती है तो जवाब दे, लेकिन जवाब नहीं आता, सिर्फ झुंझुना आता है। विकास हुआ है और हुआ है। जब असल में पूछा जाता है कहां हुआ है, तब लगता है जैसे माइक म्यूट हो गया हो। इसलिए सवाल सिर्फ चीन से नहीं है, सवाल देश के भीतर उस खामोशी से है जो विदेशी दबाव के सामने धीरे धीरे आत्मसमर्पण कर रही है। नाम बदलने से अगर जमीन बदल जाती तो इतिहास में कितनी जंगें कलम से लड़ी जाती, लेकिन यहां तो नाम भी बदले जा रहे हैं, जमीन भी नहीं दी जा रही है और ऊपर से व्यापार का न्योता भी दिया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि चीन से टकराव ना हो इसलिए सैनिकों को पीछे हटाया जा रहा है और चीन से व्यापार न टूटे इसलिए नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस राजनीति को क्या नाम दिया जाए, स्वदेशी राष्ट्रवाद या चाइनीज उदारवाद? ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट में एक और गंभीर मामला चल रहा है। चुनाव आयोग ने करीब 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए हैं। किस आधार पर, कौन थे ये लोग, क्यों हटाया गया इनका नाम? क्या कोई जवाब मिला? नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन नामों की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए, एक बटन दबाना है, बस वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। लेकिन जब मामला इतना सीधा है, अब भी देरी क्यों हो रही है? 12 अगस्त को अगली सुनवाई है और इस बीच विपक्षी दलों ने मिलकर विरोध का ऐलान किया है। 11 अगस्त को एक मार्च निकलेगा। खड़गे जी ने इस संबंध में एक औपचारिक चिट्ठी भी भेजी है, मतलब दबाव बढ़ रहा है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई रास्ता निकाल पाएगा? चुनाव आयोग को शनिवार तक जवाब देना है, लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई सिस्टम है जिससे वो चुनाव आयोग के जवाब की जांच कर सके? क्योंकि जवाब तो आएगा, बहुत साफ, बहुत संयम, बहुत तकनीकी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अरे भाई आपने कैसे हटाए ये नाम, तो जवाब मिलेगा ये व्यवहारिक नहीं था, डुप्लीकेट एंट्री थी, मृत व्यक्ति था, डेटा क्लीनिंग अभियान के तहत हुआ है, वगैरह वगैरह। और फिर कह दिया जाएगा हमें काम करने दीजिए, आप बाधा मत बनिए। अब सवाल यह है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं, क्या उनका नाम कभी सामने आएगा? डीआर ने रिट डाली है, जनता जानना चाहती है और इन सवालों के जवाब सिर्फ तकनीकी सफाई से नहीं मिल सकते। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे भारत की वोटर लिस्ट कोई मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, जहां जब मर्जी हुआ डिलीट कॉन्टैक्ट कर दिया और फिर जब पूछा गया भाई किसका नंबर डिलीट किया गया, तो जवाब आता है वो तो 2 बार सेव हो गया था, हमने डिलीट कर दिया। अब जनता पूछ रही है भाई हमारा नंबर दोबारा सेव कर दोगे? तो सिस्टम कहता है पता नहीं, अभी नेट बंद है, सर्वर डाउन है, अगले अपडेट में देखेंगे। सवाल केवल वोटर लिस्ट का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो लोकतंत्र में लोगों के सिस्टम पर रखा गया था। और जब वही सिस्टम बार बार कहे कि हमसे न सवाल करो, उस पर भरोसे का टूटना तय है। अब देखना यह है कि 12 अगस्त की सुनवाई क्या मोड़ लेती है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस आदेश देगा या फिर सब कुछ एक लंबी प्रक्रिया में बदल जाएगा, जहां न नाम सामने आएंगे, न जवाब मिलेगा और ना ही लोकतंत्र से विश्वास लौटेगा।